Hello students, our next topic is कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस में हम ये पढ़ेंगे। कैलकुलस वैसे एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है। वैसे इसकी जो खोज की थी वो न्यूटन ने की थी। इसको हम क्यों पढ़ते हैं? फिजिक्स के अंदर काफ़ी काफ़ी चीज़ें जो हम कैलकुलस से सोल्व करते हैं, फिजिक्स ही नहीं बल्कि मैथ में तो है ही है। मैथ में तो इसका यूज, तो इसमें हम मैथ में तो अलग पार्ट है ये कैलकुलस, ये पूरा ही। लेकिन इसमें हम वही इतना ही पढ़ेंगे जो फिजिक्स में यूज होता है। फिजिक्स में काफी जगह इसका यूज होता है। तो कैलकुलस के दो पार्ट होते हैं, एक तो डिफरेंशिएशन और दूसरा है इंटीग्रेशन। तो अब देखो इसमें यूज, इसको हम क्यों पढ़ते हैं वो चीजें बताते हैं इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन हम इसलिए पढ़ते हैं, या कैलकुलस की बात कर रहे हैं हम, कि एक फिजिक्स का हम लेते हैं एग्जांपल कि ये यहाँ से एक बाइक चली और यहाँ पहुंच गई है। यहाँ पे जब थी x 0 था, टाइम था 0, और यहाँ पे पहुंची तो x की वैल्यू होगी 20 किलोमीटर, या ये लगा लेते हैं 60 किलोमीटर, और टाइम लगा उसको 1 आवर। तो स्पीड हम कैसे निकालेंगे? तो स्पीड निकालेंगे हम डिस्टेंस अपॉन टाइम से। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? 0 से 60, यानी 60, और टाइम कितना लगा? 0 से 1 आवर 1, तो उसकी स्पीड कितनी आ गई? 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। अब ये जो स्पीड है ये पूरी उसकी बोल जर्नी की, इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, हमने ये पढ़ा भी था पीछे। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब जैसे टाइम 0, उस टाइम हो रहा था, सपोज हम ऐसे लेते हैं टाइम को कि टाइम जब वो चली तब थे 9 AM, और जब वो वहां पहुंच गई तो 10 AM हो गया। ठीक है, 1 घंटे लगा। तो ये 9 AM पे चली और 10 AM पे 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। ये है उसकी एवरेज स्पीड। अब जैसे इसमें ये पूछ लिया कि 9:10 पे उसकी क्या स्पीड थी? 9 से 10, तो इतना तो पक्का है कि 9 से 10, ये यहाँ पे जैसे 9 से 10 पूछ लिया ये। ठीक है, तो स्पीड हम कैसे निकालेंगे? तो हम उसमें पूछेंगे 9 से 10 की जो बात होगी, यानी 9:10 पे उसकी स्पीड कितनी होगी। जैसे 9:10 हो गए, यहाँ पे हो गए मान लो, तो उस टाइम कितनी स्पीड होगी। तो अब 9:10 के लिए हमें बताया गया कि 9:09 पे, यही बोल सकते हैं कि जैसे इसमें बोल लिया 9 से 9:10 के बीच उसकी स्पीड क्या है, तो यहाँ 9 से 9:10। तो इसमें देखो ये 9 से 9:10 करेंगे तो यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल की मान लो x = 0, और x की वैल्यू होगी जैसे 5। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे इसकी स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस 5 ट्रेवल की और टाइम उसको कितना लगा? 10 मिनट। इसको आवर में करेंगे तो 10/60, तो कितनी स्पीड आई? 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड आ गई अलग। देखो टाइम, हमने टाइम ड्यूरेशन। अब 9 से लेके 9:10 के बीच हमने ये स्पीड निकाला। अब जरूर नहीं ये स्पीड 30 रही हो, क्योंकि 9 से लेके 9:10, 9:01 भी आता है, 9:02 भी आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो 30 वो उसकी एग्जैक्ट स्पीड है, मतलब किसी इंस्टेंट की स्पीड है। तो अब जैसे 9:10 पे मान लो ये पूछ रहे हैं कि 9:30 पे उसकी स्पीड क्या थी उसी टाइम, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे पहले ने क्या लिया था, x 9 बजे से लेकर 10 बजे तक 60 किलोमीटर, तो स्पीड निकाल थे हमने, एवरेज स्पीड निकाल थी। फिर हमने टाइम इंटरवल कर दिया छोटा, 9 से 9:10, तो 9 से 9:10, 9 बजे x = 0, 9:10 पे x = 5, तो स्पीड कितनी आई? 30 किलोमीटर पर आवर। अब ये आई 9 से 9:10। अब इसमें जरूरी नहीं कि 9 से लेके 9:10 पे उसकी वही स्पीड थी, 30 ही रही होगी हमेशा, ऐसा कोई वो नहीं है जरूरी। तो फिर हमने टाइम इंटरवल और कर दिया छोटा कि 9 से 9:01 के बीच उसकी स्पीड निकालो। तो 9 से 9:01, 1 मिनट हो गया। अब 1 मिनट हो गया टाइम, इसका टाइम और छोटा हो गया। ठीक है, टाइम छोटा हो गया तो अब स्पीड इसकी और एक्यूरेट आ सकती है। तो 9 बजे उसकी थी स्पीड, मान लो 9 बजे था, x = 0, 9:01 पे हो गया x = सपोज करो
एक्स इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, किलोमीटर में अगर इसको करेंगे तो 1/100 किलोमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे निकालेंगे स्पीड, तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 10 मीटर यानी 1/100, और टाइम उसको कितना लगा 1 मिनट यानी 1/60। तो 1/100 इंटू 60/1, तो 3/5 किलोमीटर पर आवर। अब ये और इसमें अलग स्पीड आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब एक एग्जैक्ट टाइम पे हम स्पीड निकाल, उसको क्या बोलते थे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का हमने फॉर्मूला ये लिखा था, v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू dx/dt। ठीक है, और उस टाइम मैंने बताया था कि इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, कैलकुलस पढ़ेंगे। तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें वो चाहिए स्पीड, तो उसके वो हम कैसे निकालेंगे वो पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, बाकी इसमें जब हम पढ़ लेंगे डिफरेंशिएशन को तो ये क्लियर होता जाएगा कि कैसे हम करते हैं। उसके बाद वर्क डन का भी फॉर्मूला पढ़ते, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 9th क्लास में हमने पढ़ा था। अब जैसे एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग के ऊपर हमने फोर्स लगाया, ऐसे कंप्रेस किया इसको, तो हमने उसको यहां तक कंप्रेस कर दिया, ऐसे ऐसे कंप्रेस कर दिया, इतना पहले था इतना, पहले था इतना इसमें। ठीक है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये x हमें पता है, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, स्केल से नाप लेंगे कितना हुआ। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगल तो 0 हो जाएगा क्योंकि फोर्स हम इसी साइड लगा और डिस्प्लेसमेंट कौन साइड कर, इस साइड कर रहे हैं, तो cos 0 क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पुट करते हैं वैल्यू वर्क डन, तो फोर्स यहाँ पे कौन सा पुट करें। अब फोर्स की वैल्यू यहाँ फिक्स नहीं है क्योंकि हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में स्प्रिंग क्या रहती है, स्प्रिंग थोड़ी जैसे स्प्रिंग सॉफ्ट होती है और जैसे जैसे हम उसको दबाते स्प्रिंग टाइट होती जाएगी और हमें फोर्स क्या लगाना पड़ता ज्यादा। तो कौन सी फोर्स की वैल्यू पुट करें, जैसे पहले हमने 1 न्यूटन लगा, फिर 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, तो हम कौन सी फोर्स की वैल्यू पुट करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए दिक्कत है, तो उसके लिए भी हम कैलकुलस यूज करेंगे। ठीक है, जब इसको हम डिटेल पढ़ लेंगे तब पता चल जाएगा। अब हमें इसमें ये पता चल गया कि क्यों यूज करते हैं हम इसको, कैलकुलस को। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर काफी सारी कैलकुलेशन आती है जिसमें हम कैलकुलस बहुत हेल्प करती है हमारी, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे कि कहाँ पे क्या यूज होता है। ये एक जस्ट इंट्रोडक्शन था कैसे हम इसको यूज करते हैं। अब इसके अंदर पहले देखो, कैलकुलस से पहले हम कुछ चीजें पढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ा था, क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती है। ठीक है, वैसे फिजिकल क्वांटिटी का जो क्लासिफिकेशन काफी बेस पे होता है, जैसे डायरेक्शन के बेस पे स्केलर और वेक्टर होती है, और वैसे फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती है, फंडामेंटल और डिराइव्ड। यहाँ पे हम कर रहे हैं उसके जो फिजिकल क्वांटिटी हमें मिलती है, या तो कांस्टेंट हमें मिलती है कोई फिजिकल क्वांटिटी, या हमें वेरिएबल मिलती है। देखो, कांस्टेंट मतलब जो फिक्स रहती है और वेरिएबल मतलब जो जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो फिजिकल क्वांटिटी जो जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये कांस्टेंट होती है और वेरिएबल होती है। तो कांस्टेंट भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो परमानेंट कांस्टेंट और एक होते हैं टेम्परेरी कांस्टेंट। परमानेंट कौन से होते हैं, परमानेंट कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी उसमें फिक्स रहेगी। जैसे एग्जांपल, पाई की वैल्यू किसी भी सिचुएशन में दो फिक्स रहेगी। ठीक है, ई की वैल्यू एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ई की वैल्यू 2.718 ऐसे होती है, और एनी नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे, ये सब क्या है, परमानेंट कांस्टेंट है। इनकी वैल्यू चाहे कैसी भी सिचुएशन में फिक्स रहेगी। कैपिटल जी हो गया, कैपिटल जी जैसे उसमें बढ़ गई यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, तो इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी कोई भी वो सिचुएशन। टेम्परेरी क्या होता है, टेम्परेरी में देखो कि जैसे एक पार्टिकल यहां से चला यहां तक, यहाँ पे था तब x था 0, इसका बनाते ग्राफ हम, यहाँ पे x था 0 और जो टाइम था 0। ठीक है, लीनियर ग्राफ इसका हम शो कर रहे हैं, और उसके बाद x की वैल्यू होगी 5, तो टाइम हो उस टाइम टाइम हो गया 1 सेकेंड, टाइम हो गया फिर 2 सेकेंड, तो उस टाइम x की वैल्यू होगी 10, और टाइम हो गया 3 सेकेंड, x की वैल्यू होगी 15।
अब इस सिचुएशन में देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, मतलब टाइम क्या कर रहा है, टाइम वेरी कर रहा है। तो जैसे जैसे टाइम वेरी कर रहा है उसके साथ साथ ये डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, उसका चेंज हो रहा है। कि जब टाइम था 0, स्टॉप वॉच हमने ऑन की, उस टाइम वो कहाँ पे था, ओरिजिन पे था। तो स्टॉप वॉच में 5 सेकंड हो गया, सॉरी एक सेकंड हो गया तो 5 मीटर दूर चला गया, 2 सेकंड बाद 10 मीटर, 3 सेकंड बाद 15 मीटर। तो इसमें जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है उसके साथ क्या चेंज हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, वेरिएबल। स्पीड हम कैलकुलेट करते तो स्पीड कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 5 और टाइम कितना 1 सेकंड, तो स्पीड कितनी आएगी 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे भी स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की इंटरवल की 5 से 10, 5 और टाइम कितना लगा 1 से 2, 1 सेकंड, फिर से कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ से यहाँ तक कितनी आएगी 5 मीटर पर सेकंड। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट है टेम्परेरी कांस्टेंट है, कि जरूरी नहीं ये हर सिचुएशन में कांस्टेंट है। जैसे ये थे किसी भी उसमें सिचुएशन में ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, तो ये इसमें जरूरी नहीं है कि ये स्पीड इसकी इसके हमेशा कांस्टेंट। जैसे दूसरा लेते हैं एग्जांपल, यहां से x की वैल्यू है 0, टाइम है 0, x की वैल्यू है 5, टाइम हो गया 1 सेकेंड, x की वैल्यू होगी 7, टाइम हो गया 2 सेकेंड, x की वैल्यू होगी 12, टाइम हो गया 3 सेकेंड। अब इसमें देखो स्पीड कांस्टेंट नहीं है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे एक्स चेंज हो रहा है। इसमें स्पीड भी कांस्टेंट नहीं, क्योंकि पहले स्पीड कितनी, ये 0 से 5 मीटर पर सेकंड, 5 to 7 2 मीटर पर सेकंड, और 7 से 12 फिर 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट, तो इस सिचुएशन में स्पीड कांस्टेंट नहीं। तो ऐसे कांस्टेंट क्या होते हैं, टेम्परेरी कांस्टेंट। तो टेम्परेरी कांस्टेंट क्या होते हैं, दोज कांस्टेंट विच whose वैल्यू आर फिक्स्ड फॉर ए पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, नोट कर लेना, those constant whose value is fixed for a particular situation। ठीक है, और उसका एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, जैसे वेलोसिटी होगी, डिस्प्लेसमेंट हो गया, टाइम हो गया, ऐसे काफी सारे वो हैं एग्जांपल इसके। तो उनको बोलते हैं टेम्परेरी कांस्टेंट, मतलब किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कांस्टेंट मिलेंगे, आगे किसी भी हो सिचुएशन में कांस्टेंट मिले या नहीं मिले ये बात अलग है। जैसे मान लो एग्जांपल है कि एक आदमी जैसे ये चला यहां से यहां तक तो जब यहां से चला तो उसका मास था 60 kg। ठीक है, अब 3 सेकंड बाद उसका मास कितना होगा, तो मास इसमें चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तीन सेकंड बाद क्या मास चेंज होगा, उसको कुछ चेंज नहीं हुआ, तो इसमें क्या कहेंगे, मास कांस्टेंट है। लेकिन अब जरूरी नहीं कि मास हर जगह कांस्टेंट हो। जैसे एग्जांपल कि जैसे रॉकेट लिया, ठीक है, जब रॉकेट स्टार्टिंग में चलता है तो उसकी स्पीड कितनी होती है 0, जैसे ही वो उड़ने के लिए तैयार होता है उसकी स्पीड 0, और जैसे ही फ्यूल उसमें बर्न होगा, धुआं निकलेगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा, स्पीड बढ़ती जाएगी। तो इसमें इस सिचुएशन में मास क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। क्यों, क्योंकि फ्यूल बर्न होता जाएगा तो रॉकेट का मास क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। स्टार्टिंग में तो उसमें फ्यूल के टैंक ऐसे 1 टैंक 2 टैंक 3 टैंक ऐसे, फिर वो ऊपर जाता जाएगा तो फ्यूल क्या होता जाएगा, उसका बर्न होता जाएगा और वो उसका मास कम होता जाएगा। मतलब मास यहाँ पे क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो ये टेम्परेरी कांस्टेंट है, किसी सिचुएशन में कांस्टेंट हो सकते हैं, किसी में नहीं हो सकते। ठीक है, अब वेरिएबल भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट क्या होते हैं, जैसे इसमें नाम से पता चल रहा है, जो किसी पे डिपेंड करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे इसमें देखो ये यहाँ पे वेरिएबल ही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे पोजीशन बढ़ रही है। ठीक है, तो टाइम तो यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट। कैसे, क्योंकि अगर मान लो ये रुक भी गया, ये एक्स मान लो चेंज भी नहीं हो रहा, तो भी टाइम बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम कभी नहीं रुकता। तो टाइम यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट, और उस टाइम के ऊपर ये एक्स क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। कि जब टाइम था 0 तो एक्स की वैल्यू थी 0, जब टाइम 1 है तो एक्स की वैल्यू 5 है, जब टाइम 2 है तो एक्स की वैल्यू 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम तो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि टाइम यहाँ पे वेरी कर रहा है। और एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये होते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पढ़ने के बाद ये हमने फिजिकल क्वांटिटी के क्लासिफिकेशन पढ़ लिए। अब इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है, एक तो ये यूज होंगे इसमें, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को हमें लेके चलना, क्योंकि कांस्टेंट से हमारा कोई मतलब नहीं है। कांस्टेंट क्वांटिटी होगी तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, हमें कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें तो वेरिएबल पे काम करना है, और ये वेरिएबल क्वांटिटी के ऊपर ये कैलकुलस अप्लाई होती है। अब जैसे ये हमने एक इक्वेशन ली कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि y तो यहाँ पे क्या है, जैसे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4, और x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ये 2 रखेंगे तो 4 + 2 6 8 आ जाएगी y की वैल्यू। तो x की वैल्यू जो हो रही चाहिए, तो यहाँ पे x तो क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि x इसमें चेंज हो रहा है, उसके साथ क्या चेंज हो रहा है इंडिपेंडेंट, और y क्या है यहाँ पे डिपेंडेंट, क्योंकि x चेंज होता है तो उसके साथ y चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x चेंज हो रहा है, y उसके साथ y चेंज हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे, अगर उसमें लिखेंगे लैंग्वेज में तो x इज ए फंक्शन ऑफ y, x इज ए फंक्शन ऑफ y। मान लो इक्वेशन ऐसे दी होती कि x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस वाई प्लस 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाता है, y आ जाता है y इक्वल 0 पे x2, y इक्वल 1 पे x4, y इक्वल 2 पे x8, तो हम कहते हैं कि x क्या है इसमें डिपेंडेंट, अब x इसमें हो जाता है डिपेंडेंट और y क्या है इंडिपेंडेंट। तो अब हम बोलते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो ये हम लिख दिया लैंग्वेज के फॉर्म में। अब उसके बाद इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि x इज ए फंक्शन ऑफ, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे तो x इज ए मतलब इक्वल टू, फंक्शन के लिए हम यूज करते हैं f, और ऑफ के लिए ब्रैकेट y, ठीक है। ये मतलब हो गया f फंक्शन fn। मतलब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मैथमेटिक्स में, जैसे दिया हुआ x इज ए फंक्शन ऑफ y, x इज ए फंक्शन ऑफ y का मतलब क्या है कि x डिपेंड कर रहे हैं, यहाँ पे x क्या है डिपेंडेंट, और y यहाँ पे क्या है इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो x हो गया डिपेंडेंट और y हो गया इंडिपेंडेंट, तो हम यहाँ लिखेंगे x इज ए फंक्शन ऑफ y, इतना लिख दिया। मैथमेटिक्स में लिखेंगे इसको x इज इक्वल टू फंक्शन और ब्रैकेट में y, तो ऐसे हम लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम किसी चीज को लिखते हैं, जैसे ये लिख दिया हमने पीछे जो हमने लिया था एग्जांपल, कि जब x की वैल्यू थी जब टाइम था 0 तो x था 0, तो टाइम हो गया 1, x की वैल्यू 5, टाइम हो गया 2, x की वैल्यू 10, टाइम हो गया 3, x की वैल्यू 15, और टाइम हो गया 4, x की वैल्यू 20। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। x यहाँ पे क्या है टाइम का फंक्शन है, ये x की वैल्यू है 0, क्योंकि टाइम तो इसमें क्या है, अब इसमें ये जो बात लिखा है तो क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और x क्या है डिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पोजीशन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है टाइम के ऊपर कर रही है, तो यहाँ कहेंगे x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और इसको लिखेंगे क्या x इज इक्वल टू f ऑफ t, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमें ये पता चल गया कि x इज ए फंक्शन ऑफ y का मतलब कि x का y के साथ रिलेशन है, ठीक है, x का y के साथ ये है रिलेशन, लिख देंगे x इज रिलेटेड टू y, मैथमेटिक्स क्या लिखा x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, इतना हमने लिख दिया। अब उसके बाद जैसे यही हम लेते हैं एग्जांपल, ये जो हमने पहले लिया था एग्जांपल, ठीक है। ये जैसे मान लो वही हो गया कि जैसे 2 पर्सन है ए और बी, ठीक है, वो कहीं साथ जा रहे हैं, उनको तीसरा पर्सन मिला सी पर्सन, ठीक है, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। तो उसने पूछा सी ने, मतलब वो मिले तो वो एक पूछेगा, मतलब ए कहेगा कि मेरा इसके साथ रिश्ता है, ए उसको कहेगा सी को कि मेरा इस बी के साथ रिश्ता है, ठीक है। वो फिर उसको हम क्या लिख देंगे कि ए एंड बी बोथ आर रिलेटिव, ठीक है। अब दूसरा उसमें क्वेश्चन ये होगा कि क्या है रिश्ता, वो उसका भाई लगता है या पिताजी लगता है या चाचा लगता है, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें है
कि हमें यहाँ पर चल गया एक्स इज ए फंक्शन ऑफ वाई का मतलब क्या हो गया, एक्स और वाई का आपस में रिश्ता है। ठीक है, क्या रिश्ता है, वो ये रिश्ता है, ये उनकी रिश्तेदारी होगी। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, मतलब कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो y 2 होगा, x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 4 होगी, x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 8 होगी। तो ये उनके बीच में रिलेशन है। ठीक है, अब जैसे ये बोल दिया x इज फंक्शन ऑफ y, अब जरूरी नहीं इसमें हमेशा यही इनका वो रहे रिलेशन, ये भी हो सकता है ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक है, ये अब इनका दूसरा हो गया, रिश्ता हो गया। इसमें हम कहेंगे x y का फंक्शन है। ठीक है, x इज ए फंक्शन ऑफ y, तो यहाँ पे हम ये कहेंगे एक मिनट, इसके लिए जैसे इसको लिखेंगे y इज ए फंक्शन ऑफ x, क्योंकि ये हमने पहले बार लिया है एग्जाम्पल, तो y इज ए फंक्शन ऑफ x, क्योंकि y इसके ऊपर करा डिपेंड, तो इसको लिखेंगे हम y इज फंक्शन ऑफ x। तो हमें पता चल गया कि y का x के साथ एक रिलेशन है। ठीक है, क्या रिलेशन है, ये है रिलेशन। अगर ये रिलेशन देते तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि x की वैल्यू होगी 0 तो y की वैल्यू होगी 2, x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ठीक है, अब ये रिश्ता है इनका, अब ये इनका रिलेशन है। तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि फंक्शन, ठीक है, मतलब जैसे दो वेरिएबल क्वांटिटी दी होगी, हम बात करेंगे वेरिएबल के ऊपर कि जैसे दो वेरिएबल क्वांटिटी दी तो उनमें एक इंडिपेंडेंट होगी और एक डिपेंडेंट होगी। ठीक है, हमें पता चल जाएगा कौन सी डिपेंडेंट है कौन सी इंडिपेंडेंट, जब आगे हम ट्यूशन करते जाएंगे। तो हम उसमें कहेंगे कि एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट, उसको लिखेंगे कैसे, मतलब डिपेंडेंट को लिखेंगे आगे और इंडिपेंडेंट को पीछे। या जैसे इसमें y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो हम उसको मैथमेटिक्स में क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू f ऑफ x। अब ये तो हमें पता चल गया कि y का x के साथ मतलब रिलेशन है। ठीक है, क्या रिलेशन है, वो रिलेशन अलग अलग हो सकते हैं, जैसे ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, और भी इसमें हो सकता है। ठीक है, जैसे y की x के साथ रिश्तेदारी है। ठीक है, क्या क्या रिश्तेदारी है वो फिर हमने ये ऐसे बता दी। तो ये हमने पढ़ लिया फंक्शन के बारे में कि फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के टाइप मतलब कौन कौन से फंक्शन हम देखते हैं। तो जैसे एक तो हो गया पावर फंक्शन, पावर फंक्शन फर्स्ट। सेकंड हो गया पावर फंक्शन, जैसे एग्जांपल ये अभी हमने दिया था x की पावर 2, y की पावर 3 और x की पावर 4, ऐसे ये सब क्या है पावर फंक्शन, मतलब कोई भी वेरिएबल दिया होगा उसकी पावर, पावर फंक्शन। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको ऐसे लिख लेंगे जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये हो गया x इज इक्वल टू वाई क्यूब और y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 एक्सेट्रा। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा हमें कि दो वेरिएबल है और ये है इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट। अब आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आते हैं, जैसे एग्जांपल ये हो गया y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू टेन एक्स एक्सेट्रा। ठीक है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आते हैं, साइन कोस ये आते हो, टेंजेंट को टेंजेंट ये। पावर फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। उसके बाद आता है लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन कौन से हैं, जिसमें लॉग आता है, जैसे y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x या y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x की पावर 3 एक्सेट्रा, जिसमें लॉग आ रहा है उसको लॉगरिथम फंक्शन बोलेंगे। फोर्थ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा होता है, जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं जिसमें ई आ रहा हो, जैसे y इज इक्वल टू ई की पावर x और y इज इक्वल टू e की पावर 2x एक्सेट्रा, y इज इक्वल टू a की पावर x। ये सब क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है कि यहाँ पे जैसे e है तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है, तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी की पावर जो होगी वो वेरिएबल होगी। ठीक है, उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो पावर फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, लॉगरिथम फंक्शन होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारे यूज होंगे आगे इसमें डिफरेंशिएशन जब हम इसमें करेंगे। ठीक है, अब आता है इसमें डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखो अब मैथमेटिक्स के अंदर हम
4 ऑपरेशन पढ़ते हैं। अब है मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ये पहले डिफरेंशिएशन ही लिखते होंगे। डिफरेंशिएशन, देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है। मैथमेटिक्स के अंदर हम 4 ऑपरेशन पढ़ते हैं मेनली, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये है 4 बेसिक ऑपरेशन है, ठीक है। वैसे है तो मेन एडिशन ही है, क्योंकि एडिशन में जैसे हम ऐड करते हैं तो ऐड करेंगे 1 + 1 + 1 ऐसे ऐड कर जाएंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है तो वो सब्ट्रैक्ट क्या होता है, रिवर्स होती है उसकी प्रोसेस। जैसे एक में एक और जोड़ दो, 2 और जोड़ दो, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दो उसको, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन जैसे 3 × 10 30 आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन एक तरह से एडिशन ही है। या तो 3 को 10 बार जोड़ दो, 3 + 3 + 3 ऐसे, ठीक है। 3 ऐसे हम कर रहे हैं, 3 + 3 + 3, तो ये एक मतलब एक लंबी प्रोसेस होगी। तो इसको हम शॉर्ट कैसे कर देते हैं कि 3 को 10 टाइम जोड़ रहे, 3 + 3 + ऐसे, उसको क्या करो 3 × 10 कर दो, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन जो हुई प्रोसेस वो एक तरह से एडिशन ही है। उसमें हम क्या कर देते हैं, जो मल्टीपल टाइम जो हम कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में क्या कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम ऐड कर रहे हैं, तो हम क्या करें, जितनी बार ऐड कर रहे हैं उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऐसे डिवीजन एक होती है प्रोसेस, ये सब्ट्रैक्शन का होती है। जैसे 10 में से 1 माइनस करो, ठीक है। 10 - 1 9, फिर -1 करो 8, फिर -1 करो 7, ठीक है। इसको हम ये बोल सकते हैं कि 10 जैसे 10 टाइम्स करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके 1 आएगा। या सिंपल इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 10/10 कर दो, 1 आएगा। 10 था, 10 में से 1 माइनस करो 9, फिर 1 माइनस करो 8 7 6, तो कितनी बार करना पड़ेगा हमें, 10 टाइम्स करना पड़ेगा, ठीक है। तब उसमें वो आएगा 1 आएगा, सॉरी 9 टाइम्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे इसके अंदर 4 प्रोसेस होती है मेनली, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो यहाँ डिफरेंशिएशन है वो है यहाँ पे 2 प्रोसेस का कॉम्बिनेशन। तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, सॉरी एडिशन नहीं, डिफरेंस एंड डिवीजन। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये इससे बनता है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में क्या है, डिफरेंस प्लस डिवीजन, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन से क्या बन जाता है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। मतलब ये 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन, डिफरेंस एंड डिवीजन, इनका कॉम्बिनेशन है ये। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दे दिया y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो हम उसको क्या लिखेंगे, y इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। इससे क्या पता चलेगा कि x जब होगा चेंज तो y भी चेंज होगा। तो मान लो x की वैल्यू है, x की वैल्यू जब लेट व्हेन x की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू x1, x की वैल्यू x1 है, तो उस टाइम देन y इज इक्वल टू y1, और x की वैल्यू जब x2 होगी तो उसकी वैल्यू कितनी है, देन y इज इक्वल टू y2, ठीक है। जैसे ये हो गया कि x ये दे रखा है y इज इक्वल टू x² + 3, तो यहाँ पे x की वैल्यू जब होगी 0 तो y कितना है 3, और x की वैल्यू जब 1 होगी तो y की वैल्यू कितनी है 4। तो वही चीज इसमें दी हुई है कि ये एक दिया y इज फंक्शन ऑफ x, कि y x का फंक्शन है, और जब x की वैल्यू x1 है, x1 मतलब ये होगी, x2 ये होगी, ऐसे x3 x4, ऐसे y1 y2 y3, ठीक है। कितनी वैल्यू ले सकते हैं हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे, 0 पुट किया, फिर 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, तो 0 मतलब
वो एक वैल्यू है, हमने मान लिया उसको x1 कि x की वैल्यू जब x1 थी तो y की वैल्यू कितनी आई y1, x की वैल्यू x2 है तो y की वैल्यू कितनी आई y2। तो हम निकालते हैं चेंज इन x। तो चेंज इन x हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले कितना था x1, उसके बाद कितना हो गया x2, तो x2 माइनस x1, उसके बाद चेंज इन y, वो हम कैसे निकाल, पहले थी वैल्यू y1, उसके बाद कितनी होगी y2, तो y2 माइनस y1। अब ये चेंज हमने किया, चेंज मतलब यहाँ पे क्या है, हमने कौन सा ऑपरेशन किया, सब्ट्रैक्शन यानी डिफरेंस। अब इन दोनों डिफरेंस को हम क्या कर देंगे, जैसे चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ठीक है। तो ये यहाँ डिफरेंस था और दोनों डिफरेंस का क्या कर दिया हमने, यहाँ डिवीजन कर दिया, तो ये क्या बन गया, डिफरेंशिएशन। तो हम इसको कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। क्योंकि जैसे हम इसमें लेंगे चेंज इन y को हम लिख लिया डेल्टा y, ठीक है, डेल्टा का मतलब चेंज, और x को लिख लिया डेल्टा x। तो ये यहाँ पे क्या है, चेंज इन x डेल्टा x, और चेंज इन y क्या है, डेल्टा y। तो मैथमेटिक्स में हम इसको क्या लिखते हैं, देखो डिवीजन में हमने इसमें कैसे किया है कि डेल्टा x चेंज कैसे निकाला, x2 माइनस x1, डेल्टा y कैसे निकाला, ये आया y2 माइनस y1। तो इसको हम लिखेंगे कि डेल्टा x चेंज करने पे y के अंदर चेंज कितना हुआ, डेल्टा y, मतलब x को हमने कितना चेंज किया, x1 से x2, और x1 से x2 चेंज कैसे निकाला, x2 माइनस x1, उसको क्या मान लिया डेल्टा x। तो डेल्टा x चेंज करने से y के अंदर चेंज कितना हो, डेल्टा y। अगर 1 चेंज करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। और जब यूनिट चेंज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम रेट, ठीक। और किसका चेंज कर रहे हैं, ऑफ y जो ऊपर है, और विद रेस्पेक्ट टू x जो नीचे आ गए। तो इस जो प्रोसेस क्या कहेंगे हम, डिफरेंशिएशन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो प्रोसेस हो रही है, ऊपर तो क्या है डिफरेंस, नीचे भी क्या है डिफरेंस, और दोनों का डिवीजन हो गया, तो ये बन गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये मीनिंग होता है इसका डिफरेंशिएशन का। तो अब आज हमने पढ़ा कैलकुलस के अंदर, कैलकुलस को हम दो तरीके से करते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से, ठीक। कैलकुलस क्यों करते हैं, क्योंकि फिजिक्स के अंदर काफ़ी सारी ऐसी क्वांटिटी आती है जो वेरिएबल क्वांटिटी होती है, और वो वेरिएबल क्वांटिटी को जब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला जैसे है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड वेरी कर रही है तो हम वहाँ पे कौन सी स्पीड पुट करें, तो उस टाइम हमें दिक्कत आती है, तो हम उसके लिए कैलकुलस यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद कैलकुलस के दो पार्ट होते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो हमने स्टार्ट किया डिफरेंशिएशन। तो इनको पढ़ने से पहले हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, या तो कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी। कांस्टेंट दो टाइप है, परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, टेम्परेरी जो पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कांस्टेंट है, दूसरी में मतलब हो सकते नहीं भी हो सकते। और वेरिएबल दो होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू किसी पे नहीं करती डिपेंड, और जो वो होते डिपेंडेंट उनकी वैल्यू किसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा फंक्शन की, जैसे दो क्वांटिटी आपस में वो कर रही है रिलेट, तो उसको हम क्या लिखते हैं मैथमेटिक्स में, y इज ए फंक्शन ऑफ x, या x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x y। तो उसको हमने मैथमेटिक्स में जैसे y इज इक्वल टू f ऑफ y, ठीक है। फिर क्या रिलेशन है वो हमने देखा कि कुछ भी उसका हो सकता है रिलेशन, जैसे ये यहाँ पे ये रिलेशन है y और x का, ठीक है। फिर हमने फंक्शन देखे, फंक्शन किन टाइप, पावर फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन, ये होते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएशन का हमने मतलब समझा। तो डिफरेंशिएशन दो प्रोसेस होती है, मैथमेटिकल डिफरेंस प्लस डिवीजन, उनका कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। तो हमने ये बेसिक अभी पढ़ा है। आगे इसका डिफरेंशिएशन का मीनिंग है वो फिजिक्स में और भी क्वांटिटी में काम आता है, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।